यूपी पुलिस ने एक बार फिर से गैंग रेप के आरोपियों को एनकाउंटर कर दिया है। जो लंगड़ाते हुए तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंधे में हाथ डालकर यूपी पुलिस के जो लंगड़ाते अपराधी हैं, इन्होंने एक मासूम सी नीट स्टूडेंट का 20 साल की नीट स्टूडेंट का गैंग रेप किया है। और कैसे गैंग रेप किया, पहले ये लड़के उस मासूम सी लड़की के पास जाकर कहते हैं कि हम फॉरेस्ट सरकारी ऑफिसर हैं और इस जंगल की रखवाली करना हमारा काम है। तुम दोनों, मतलब उसका बॉयफ्रेंड और ये जो लड़की है, तुम दोनों इस जंगल के अंदर क्या कर रहे हो। मासूम से बच्चे थे, जवाब नहीं दे पाए, डर गए, सहम गए और इसी डर का फायदा उठाते तीनों अपराधी, जिनकी गोली पैर पर जो गोली लगी है, जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इसी डर का फायदा उठाकर उसके बॉयफ्रेंड को जंगल के एक पेड़ से बांध देते हैं, किडनैप कर लेते हैं और उसी के आंखों के सामने मासूम सी 20 साल की नीट स्टूडेंट का गैंग रेप करते हैं बारी बारी से। और ये यूपी पुलिस को इस तरीके से छकाते हैं कि लगभग 100 घंटे तक यूपी पुलिस इन्हें कोने कोने पर तलाशती है। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जंगल पहुंच जाते हैं, तलाशी अभियान शुरू किया जाता है, लेकिन सुराग के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा था। फिर एकाएक जैसी पुलिस इन्हें गिरफ्तार करती है, इनका एनकाउंटर करती है, इन्हें अस्पताल ले जाकर ठीक करवाती है, फिर दोबारा इनको लेकर आती है पुलिस थाने और वहां पर मीडिया वालों के सामने पेश किया जाता है। और जब मीडिया वाले सवाल जवाब करते हैं तो इन अपराधियों के मुंह से मिमियानी की जो आवाज है उसे आप सुनाएंगे। गलत काम किसने किया? तुमने नहीं किया? किसने किया है? लड़की की मर्जी ने किया। क्या देखा तुमने? मैंने वहाँ देखा ही नहीं, तो मैं लड़के के साथ क्या जो कांड किए हो उससे पहले वहाँ कोई कांड किया है क्या? ये हो पहले कभी? पहली बार था। बताएंगे पर्दे की पीछे की कहानी कि क्यों ये झिझक रहे हैं अपने बारे में, जो उन्होंने कृत्य किया है जंगल के अंदर ले जाकर। वो जंगल कितना दूर था? 2 किलोमीटर दूर डीएम हाउस था, 2 किलोमीटर दूर बड़े बड़े आला अधिकारियों के ऑफिसेस थे, जो पुलिस अधिकारी, मैं छोटे मोटे कोई अधिकारी की बात नहीं कर रहा, बड़े बड़े यूपी पुलिस के अधिकारियों के ऑफिसेस थे। महज 500 मीटर दूर चित्रकूट का ये जो एयरपोर्ट है, महज 500 मीटर दूर था। मतलब ये अल्ट्रा वीवीआईपी इलाका था। लेकिन बावजूद इसके, देखिए इन तीन अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद थे कि जंगल में जब ये मासूम बच्चों को देखते हैं तो इन्हें लगता है कि इन्हें डरा धमका कर, इनका किडनैप कर कर इनके साथ रेप कर दो और ये बच्चे कहीं पर भी अपना मुंह नहीं खोलेंगे। वो भूल गए कि ये बदलाव का दौर है, जेनजी का दौर है, और जेनजी अब चुप नहीं बैठते, अब वो खुलकर सामने आते हैं और बताते हैं पूरी दुनिया को कि किस तरीके से इन हैवान और शैतानों ने इनके साथ गंदा काम किया। क्या है पर्दे की पीछे की वो खतरनाक इन्वेस्टिगेशन, किस तरीके से यूपी पुलिस उन तक पहुंची है, और खुद हमारे ग्राउंड रिपोर्टर ने जाकर उस इलाके का मुआयना किया, क्राइम सीन का मुआयना किया, जहां पर कोई सबूत नहीं मिल रहा था, फिर भी किस तरीके से यूपी पुलिस इन अपराधियों तक पहुंची है, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। तो आपने सुन तो लिया कि किस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जब मीडिया पर्सन उन रेपिस्ट से सवाल कर रहे हैं तो वो कैसे जवाब दे रहे हैं। अब ज़रा इनकी वो तस्वीर देखनी ज़रूरी है जिन तस्वीरों के ज़रिए ये पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 2 सीसीटीवी फुटेज की एक तस्वीर है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। इसमें आप देखेंगे एक साइड इनका बैग दिखाई दे रहा है और दूसरी तस्वीर में इनका चेहरा साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और ये वही 2 तस्वीरें हैं, वही सीसीटीवी फुटेज के अंश हैं जिसके आधार पर पुलिस इन रेपिस्ट तक पहुंची और जिनमें से एक का हाफ एनकाउंटर भी किया गया। लेकिन अब आपको वो ओरिजिनल क्राइम सीन देखना, जानना, समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिर किस तरह से 20 साल की नीट स्टूडेंट का उसके 17 साल के बॉयफ्रेंड के सामने गैंग रेप किया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है, उसको आप यूँ समझिए उसकी बेइज्जती की जाती है और साथ ही साथ उस 17 साल के लड़के को भी बेल्ट से बांधा जाता है, उसके शरीर पर मारपीट की जाती है, उसको चोट दी जाती है और तो और उसको इतनी यातनाएं दी जाती हैं कि उसका जो जहन है वो आज भी डरा हुआ है। अब ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का चित्रकूट इलाका है, पहाड़ी एरिया है और यहाँ पर अगर आप साफ तौर पर देखेंगे तो ये जो रोड आपको दिखाई दे रही है, सड़क,
इसी से अंदर कई सारे रास्ते जा रहे हैं जो इस पहाड़ी एरिया में जाते हैं। अब इसमें अगर आप गौर करेंगे, मैं आपको सीधे तौर पर इस क्राइम सीन पर लेकर चलती हूँ। ये अंदर जाने का जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, इसकी 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ। एक तरफ आप देखिए किस तरह से ये जो हम कैमरा के ज़रिए अंदर जाने की कोशिश करते हैं, ये वही रास्ता है जहाँ से वो लड़का और लड़की दोनों अंदर गए थे। दूसरी तरफ आपको एक तस्वीर और दिखेगी जहाँ पर यूपी पुलिस के जो जवान हैं, जो यूपी पुलिस के सिपाही हैं, वो इसी रास्ते के ज़रिए अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेड़-पौधे हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, झाड़ियाँ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों आप रास्ते देखिए, एक तरफ रास्ता वीरान पड़ा हुआ है, हमारे कैमरा पर्सन ने वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें हम आपको क्राइम सीन दिखा पाएँ, और दूसरी तरफ यूपी पुलिस और फॉरेंसिक की टीम वहाँ पर जा रही है सबूत इकट्ठा करने के लिए। वो जंगल में ये देखने जा रही है किस जगह पर उस लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, लड़की को कहाँ बांधा गया था, क्या कुछ सबूत मिलते हैं, क्या कोई ऐसी डिटेलिंग या कोई भी ऐसी चीज़ मिलती है जिनसे जो 3 रेपिस्ट पकड़े गए हैं इनको अपराधी साबित करने में पुलिस को मदद मिले। अब आपको सीधे तौर पर ओरिजिनल क्राइम सीन ही दिखाते हैं। अब देखिए, ये जब जिस पूरी पहाड़ी एरिया में जब हम अंदर बढ़ जाते हैं, आपको झाड़ियाँ दिखाई देंगी और थोड़ा सा आगे जाने के बाद ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि बारिश का मौसम भी चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ पर आपको दिखाई देगा मिट्टी जो है थोड़ी गीली है, हल्का हल्का कहीं कहीं पानी भी है। और इससे जब और आगे जाएंगे तो यहीं के आसपास आपको एक दारू की बोतल भी पड़ी हुई दिखाई देगी, जिससे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि ये जो पूरा इलाका है लोग जानते हैं, यहाँ पर लोग रील्स बनाने आते हैं, पिक्चर्स क्लिक करने आते हैं, सेल्फी वगैरह के लिए आ जाते हैं, टाइम स्पेंड करने आते हैं, कपल्स आते हैं। और तो और ये भी माना जा रहा है कि जो एरिया है यहाँ पर जो दारू पीने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, पार्टी करते हैं, और इसीलिए जो आपको दिख रही है बियर की बोतल ये भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब होता ये है कि ये जो मैं आपको एरिया दिखा रही हूँ, यहीं पर उस लड़के को 17 साल के लड़के को बांधा जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड को उसी के सामने खींच कर ये जो झाड़ियाँ दिखाई दे रही है इनके पीछे ले जाया जाता है और उसके साथ गैंगरेप किया जाता है। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, उस वक्त दोपहर का वक्त था, कोई वहाँ पर मौजूद नहीं था, आसपास भी इतने लोग मौजूद नहीं थे, और इसी का फ़ायदा वो 3 जो ये रेपिस्ट हैं, जो वनकर्मी बनकर आए थे, बोल रहे थे हम फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। अब आपको साफ तौर पर समझना होगा कि जो एफआईआर करी गई है उस नाबालिग लड़के के द्वारा, उसने क्या कुछ बताया, और हूबहू जो उस एफआईआर में मेंशन है मैं वो आपको एग्जैक्टली बताऊंगी कि आखिर उस लड़के ने सच्चाई क्या बताई है पुलिस को। वो बताता है कि 22 जुलाई का दिन था, जो उसकी गर्लफ्रेंड है 20 साल की, जो नीट स्टूडेंट है, वो उससे मिलने आई हुई थी। दोनों ने घूमने का प्लान बनाया था और उसके तहत वो इसी रास्ते के ज़रिए इस पहाड़ी के अंदर जाते हैं। अब वो बताते हैं कि हम थोड़ी ऊंचाई पर, एक पहाड़ी टीला था जिस पर बैठे थे और रील्स बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे और रील बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी ये जो आप सड़क देख रहे हैं ना, इसी सड़क पर ये जो बाइक वाली मैंने आपको तस्वीर स्टार्टिंग में दिखाई थी, ये बाइक आती है और उस पर 3 लड़के बैठे हुए थे। अब ये जो 3 लड़के थे, ये अंदर देखते हैं इन्हें कुछ हलचल दिखाई देती है और उन्हें एक लड़की दिखती है। अब ऐसे में ये जो तीनों लड़के थे, इनके दिमाग में जो गंदगी भरी हुई थी, इन्हें लगता है कि इन्हें इनका शिकार मिल गया और ये फ़ौरन अंदर चले आते हैं। अब इसके आगे जो एफआईआर है, जो शिकायत की गई, उसमें जो लड़का है वो ये बताता है कि अब इसके बाद जैसे ही वो 3 लड़के हमारे पास आते हैं, वो हमें डराते हैं, धमकाते हैं और साफ तौर पे पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर लड़का, 17 साल का जो लड़का है, वो जवाब देता है कि सर हम यहाँ पर रील्स बना रहे हैं, टाइम स्पेंड करने हैं। और इस पर जो 3 लड़के वहाँ पर खड़े थे वो कहते हैं कि मैं फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और यहाँ पर खड़े हो तो इसके लिए पैसे निकालो। अब जब ये जो दोनों बच्चे थे, 20 साल की लड़की और 17 साल का लड़का, जब भी साफ तौर पर बोलते हैं कि आप पैसे किस चीज़ के लिए मांग रहे हैं, हम तो यहाँ सिर्फ रील्स बना रहे हैं, यहाँ तो कोई भी आ सकता है, तो उसके बाद इस शिकायत में लिखा गया उस लड़के के द्वारा, उसने जो पुलिस को बताया है कि फिर वो मेरी गर्लफ्रेंड को बैड टच करना शुरू करते हैं। वो मेरी गर्लफ्रेंड को इधर उधर गलत जगह हाथ लगाना शुरू करते हैं, जिस पर मैं उन्हें पीछे करने की कोशिश करता हूँ, उन्हें मना करने की कोशिश करता हूँ। तब ऐसे में उन 3 लड़कों में से जो वनकर्मी बनकर आए थे, जो रेपिस्ट जिनकी आपने शक्लें देखी, उनमें से जो एक लड़का है वो फ़ौरन उस 17 साल के लड़के का हाथ पकड़ लेता है, उसको पीछे पकड़ लेता है और जो 2 लड़के थे वो उसकी गर्लफ्रेंड को उसी के सामने अपनी तरफ खींच लेते हैं। अब इसके बाद वो क्या करता है, जो लड़का है 17 साल का, वो बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को एक आदमी ने पकड़ लिया और इसके बाद जो 2 लड़के थे वो मेरे पास आने के बाद उन्होंने अपनी बेल्ट निकाली, उन्होंने मुझे बेल्ट से मारा और बेल्ट से मेरे हाथ बांध दिए। फिर उनके पास कुछ गमछा था जिससे वो मेरे पैर को भी बांधते और मुझे खींच कर ले जाकर वहाँ पर जो झाड़ी थी उससे बांधने की कोशिश करते हैं। अब इसके बाद वहाँ पर एक जो लड़का था वो मेरे पास खड़ा रहता है, जो मेरी निगरानी करता है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में जो दीपक ने आपको एक वीडियो सुनाया था प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उसमें एक लड़का बोल रहा है, जो रेपिस्ट है वो साफ तौर पे ये कह रहा है कि नहीं, मैंने रेप नहीं किया, मैं उस लड़के के साथ नीचे था। तो ऐसे में जो लड़के ने बयान दिया उसमें वो भी ये बता रहा है कि उसमें से एक जो लड़का था वो मेरे पास खड़ा था और बाकी के जो 2 थे वो मेरी गर्लफ्रेंड को घसीट कर पीछे झाड़ी की तरफ ले जाते हैं और इसके बाद वो मेरी गर्लफ्रेंड के कपड़े उतारते हैं और जो लड़के वहाँ मौजूद थे वो एक एक करके उसके साथ गैंग रेप करने की कोशिश करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसके साथ गैंग रेप किया
दिया जाता है। आगे लड़का बताता है कि इसके बाद वो मुझे मारते पीटते हैं, मुझे बांधते हैं, मेरे हाथ पैर भी बांध देते हैं, लेकिन जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसको भी लगातार टॉर्चर कर रहे थे। मैं अपने हाथ पैर खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं बहुत असहाय था। मेरी गर्लफ्रेंड वो सामने चिल्ला रही थी, मुझे दिखाई दे रहा था, मुझे उसकी चीखें सुनाई दे रहा था, मुझे समझ में आ रहा था कि वो रहम की भीख मांग रही है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं सिर्फ ज़मीन में अपना सिर पटक रहा था। मैं कैसे भी कोशिश कर रहा था कि मैं अपने हाथ खोल पाऊँ। आगे वो बता रहा है शिकायत में कि मेरी गर्लफ्रेंड खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन मुझे आगे कुछ समझ नहीं आया। अब ऐसे में किसी तरीके से जब मैंने देखा कि जो मेरे पास भी लड़का खड़ा है, जो दो लड़के वहाँ पर भी हैं, जो आरोपी हैं, वो एक-एक करके उसका रेप कर रहे थे और उसके साथ गैंग रेप हो रहा था, तो ऐसे में मैंने किसी तरह से अपने हाथ को खोलने की कोशिश की, उस बेल्ट को हटाने की कोशिश की, और जैसे ही वो बेल्ट हटती है, मैं फ़ौरन भागकर अपनी गर्लफ्रेंड यानी उस लड़की के पास जाता हूँ और तब तक देखता हूँ कि वो जो 3 लड़के थे वो वहाँ से भाग जाते हैं। लड़के ने शिकायत में ये भी बताया कि जब मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही थी और मैंने जब चिल्लाना शुरू किया, तो वो हमको धमकी भी देते हैं कि हम वन अधिकारी हैं और अगर तुमने ज़रा सा भी कुछ ऐसा किया तो हम तुम्हें ये जो पहाड़ी ऊपर की देख रहे हो यहाँ से नीचे फेंक देंगे, दोनों के दोनों मर जाओगे। और इस पर कहीं ना कहीं हमें चुप भी होना पड़ा, लेकिन फिर भी जब मेरी गर्लफ्रेंड के साथ रेप हो रहा था तो वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी और मैंने उसे बचाने की कोशिश की। अब लड़का जो है वो बताता है कि वो जैसे ही आगे बढ़ता है और अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाने की कोशिश करता है, वो तीनों लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कपड़े देता है, उसको संभालने की कोशिश करता है और फ़ौरन अपने फ़ोन से 112 डायल करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो 17 साल का बच्चा है, ये साफ तौर पे ये बताता है कि उस वक्त मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा था। शायद वो जो एरिया था वहाँ पर पहाड़ी थी, इसलिए नेटवर्क आ नहीं रहा था। और इसके बाद मैं बाहर निकल कर आता हूँ और बाहर आने के बाद जैसे ही कुछ नेटवर्क आता है मैं कॉल करता हूँ। और ये जो पूरा मैंने आपको वाक्य बताया दोपहर 3 बजे का था। अब 1 घंटा बीत जाता है, 4 बजे के आसपास वो कॉल करता है पुलिस को, वेट करता है, पुलिस को पूरी कहानी बताता है और 4:45 पर यानी लगभग 4:45 बजे जो पुलिस की टीम है वहाँ पर पहुँचती है। और पहुँचने के बाद जब दोनों बच्चों की हालत देखती है, एक लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है, 20 साल की स्टूडेंट जो है, इसके अलावा 17 साल का लड़का, उसको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, तो दोनों को बाकायदा अस्पताल ले जाया जाता है, वहाँ उनका मेडिकल कराया जाता है। लेकिन पुलिस जब इस पूरे एरिया में पहुँचती है, यहाँ का पूरा इलाका देखती है, जब देखती है कि इतनी 500 मीटर दूर हवाई अड्डा है, डीएम का ऑफिस है, पुलिस का कार्यालय है 2-2 किलोमीटर की दूरी पर, तो पुलिस को भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि अचानक से फॉरेस्ट ऑफिसर बनकर यहाँ पर कौन आ गया जिसने बच्चों के साथ ऐसी दरिंदगी कर दी। अब ऐसे में ये जो मैंने आपको शुरुआत में एक और तस्वीर दिखाई थी जब पुलिस वाले अंदर जा रहे थे, तो जब पूरा मामला बड़ा बनता है क्योंकि नीट स्टूडेंट की बात आ रही थी, यहाँ प्रोटेस्ट भी चल रहा है दिल्ली में, तब ऐसे में जब नीट स्टूडेंट की बात आई तो और ज़्यादा चीज़ें फैल गई। तो फ़ौरन जो पुलिस है, जो एडीजी साहब हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। जो आप गाड़ी देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त एडीजी साहब खुद आए हुए हैं देखने के लिए, इस पूरा घटनाक्रम है इसका मुआयना करने के लिए। और बाकायदा जो उनकी टीम है जंगल के अंदर जाती है, उस जगह पर जाती है, वहाँ पर वो कोशिश करती है कि अगर कुछ ऐसे एविडेंस मिल पाए, स्पर्म का कुछ ऐसा अंश मिल पाए या कोई भी ऐसी चीज़ मिल पाए जिससे कि पूरा जो केस है वो मजबूत हो जाए, तो उसकी छानबीन यहाँ पर की जा रही है। एक एक चीज़ को देखा जा रहा है, उस इलाके को देखा जा रहा है, उस बेल्ट को ढूंढा जा रहा है जिससे उस बच्चे को बांधा गया। और ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद, पूरा बयान लिखाने के बाद, उनका मेडिकल कराने के बाद, अब पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये जो तीनों आरोपी हैं, जिसमें एक में उनकी शक्ल दिख रही है बाइक पर और एक में वो बैक साइड से जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो आखिर इनको पकड़ा जाए तो पकड़ा कैसे जाए, क्योंकि वो जो पूरा एरिया था जंगल का इलाका था, उसके अंदर कोई सीसीटीवी था नहीं, बाहर से एक सीसीटीवी मिलता है। तो ऐसे में यूपी पुलिस के लिए अब सबसे बड़ा टास्क था उन तीनों को पकड़ना, और इसीलिए पुलिस जाल बिछाती है और बाकायदा तीनों आरोपियों को पकड़ लेती है। लेकिन पकड़ती कैसे है, उनका हाफ एनकाउंटर कैसा होता है, कहा जा रहा है इसमें पुलिस की टीम के भी एक शख्स को गोली लग जाती है, तो आखिर उसकी कहानी क्या है आप वो भी जानिए। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है कि इंस्टाग्राम के एक मैसेज के जरिए। इंस्टाग्राम में जब मैसेज किया जाता है, लड़की लड़की पहले दोस्ती होती है, फिर दोनों में प्यार बढ़ता है और तीनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। लड़की सतना में की रहती है और 12 करने के बाद वो कोटा चली जाती है राजस्थान, जहां पर वो नीट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करती है। लड़का 17 साल का है, 12वीं में पढ़ता है और यहीं पर इनकी जो दोस्ती थी कुछ ज़्यादा परवान चढ़ती है और दोनों चित्रकूट में मिलते हैं। लड़का चित्रकूट का ही रहने वाला है और कोटा से ज़्यादा दूरी नहीं है चित्रकूट की। और यहाँ पर ये जो मिलने का जो सिलसिला था, ये लोग जंगल में जाते हैं टाइम स्पेंड करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, क्योंकि लड़का लोकल ही था। लेकिन लोकल होने के बाद भी जिस तरीके से वहाँ के आसपास के लोगों ने जो इसका रवैया अपनाया, उसके साथ जो गलत काम किया, जब वो जंगल से फ़ोन कर रहा था, सिग्नल भी नहीं लग रहा था, उसे बकायदा रोड पर आकर, मेन सड़क पर आकर फ़ोन मिलाना पड़ा। 112 पर डायल किया उसने, पुलिस को बताया, तमाम लोगों, फिर पूरा महकमा वहाँ पर पहुँचता है। लेकिन ये जो
अपराधी थे, इतने ज़्यादा शातिर थे, इन्हें पता था जंगल वाला इलाका है, यहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, भीड़ नहीं होती है, ये लोग अगर चिल्लाएंगे भी तो आवाज़ नहीं पहुंचेगी, और इसी का फायदा उठाकर ये जो बाइक पर तीनों निकल पड़ते हैं। अब बाइक पर ही तो निकल गए, अब यहां पर सबूत के नाम पर क्या मिलेगा? सबूत के नाम पर कोई ठोस चीजें नहीं मिल रही थी पुलिस को। अगर मैं आपको बताऊं कितने घंटे की इन्वेस्टिगेशन, सोचिए 96 घंटे, 100 घंटे की इन्वेस्टिगेशन, मतलब जब आप और हम चैन की नींद सो भी रहे होते हैं घर पर, तो यूपी पुलिस के लगातार जो ऑफिसर्स थे शिफ्ट दर शिफ्ट काम कर रहे थे और इस केस के तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अब यहां पर सबूत के नाम पर कुछ नहीं है, अंधेरे में आप कितना तीर मारेंगे? तो लगभग उस पूरे इलाके में 374 सीसीटीवी कैमरे लगे थे आसपास। उन सारे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को मंगाया गया, उन्हें देखा गया, समझा गया, हर एक पे निगरानी रखी गई। 6000 कॉल डिटेल्स निकाले गए, क्योंकि जंगल के आसपास जितने भी फोन एक्टिव थे वो नंबर किससे क्या बात कर रहे थे, कितने नंबर उस वक्त वहां पर थे, कितने नंबर वहां से निकल गए, ये सारी जानकारी पुलिस लेके आ रही थी और 58 लोगों से पूछताछ की गई। अब इस पूरी पूछताछ की कड़ी में 5 टीमें बनाई गई थी। एडीजी जो एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं वो भी उस जगह पर पहुंचे थे, तो उनके द्वारा 5 टीम की गठित की गई, वो लगातार इस केस पर काम कर रहे थे। अब ऐसे में सवाल था कि जिसका चेहरा बच्चे नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसकी गाड़ी की कोई पहचान नहीं हो पा रही, बस एक सबूत है, एक तस्वीर है जहां पर तीनों बाइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में यूपी पुलिस को सबसे ज्यादा विश्वास किस पर हुआ? सबसे ज्यादा विश्वास उन्हें करना पड़ा ह्यूमन इंटेल पर, मतलब अपने मुखबिर तंत्र को उन्होंने मजबूत किया। पता करने की कोशिश की गई कि उस पूरे इलाके में इस तरीके की बाइक में कितने लोग घूमते हैं, और इस तरीके के तीनों, ये जाहिर सी बात है तीनों अगर एक बाइक पे जा रहे हैं तो तीनों अच्छे दोस्त होंगे। अब पुलिस जब छानबीन कर रही थी तो पता लगा कि पास की से ढाबे से एक लड़का गायब है, कई दिन हो चुके हैं, वो नहीं दिख रहा है। 96 घंटे या 100 घंटे लगभग आप मान के चलिए 4 दिनों से वो लड़का गायब था। अब पुलिस के लिए पहली एक लीड मिलती है कि ढाबे से एक लड़का गायब है और उस पूरे आसपास के इलाकों में कोई और ऐसी गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं आ रही है, और उसके साथ उसके 2 साथी भी गायब हैं। जब ये जानकारी ह्यूमन इंटेल या मुखबिर तंत्र के जरिए मिलती है तो पुलिस को समझ में आता है कि हो ना हो, अभी भी अंधेरे में तीर मार रहे हैं, हो ना हो यही वो लोग हैं जो वहां से भागे हो सकते हैं। मुखबिर से ये इन तीनों की जानकारी निकाली गई, नाम, पता, फोन नंबर निकाला गया। उस फोन नंबर की डिटेल्स को मैच किया गया वो 6000 की कॉल डिटेल्स में से। पहले 6000 में बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, अब इन 3 लोगों की कॉल डिटेल्स को निकाला गया, इनके नंबर को ट्रेस किया गया। कि ये नंबर को ट्रेस, आप ये मत सोचिए कि फोन में अगर आप अपना लोकेशन ऑन करेंगे तभी आपकी लोकेशन पता होगी। आप जब कभी भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, आप टावर से कनेक्ट होते हुए जाते हैं, तो उन टावरों में इनका नंबर रजिस्टर्ड हो रहा था। तो पुलिस ने पता लगाने की कोशिश की कि ये लगातार कहां जा रहे हैं, किस इलाके में घूम रहे हैं। उस टावर में ये जब ये कनेक्ट हो रहे थे तो बाकायदा जो कंपनियां थी पुलिस को डिटेल बता रही थी कि ये इस इलाके में है। उसके बाद मुखबिर तंत्र के जरिए ये जहां जा रहे थे इनका पीछा किया जा रहा था, इनके ही दोस्तों के द्वारा, इन्हीं के जानने पहचानने वालों के द्वारा। और जब पुलिस इन तक पहुंचती है तो ये जो जितेंद्र है, जो मेन अपराधी है, वो भागने की कोशिश करता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, बाइक उल्टी पड़ी हुई है, चौक से बनाया हुआ क्राइम सीन लिखा हुआ है, यहीं पर ये पुलिस पर गोली चला देता है। और पुलिस जवाबी कार्रवाई में, जो यूपी पुलिस की रटी रटाई कहानी है कि उन्होंने हम पर फायर किया, हमने उन पर फायर किया, हमने गोली मार दी, तो सबसे बड़ा सवाल कि उन अपराधियों से गोली कहां से आ गई, बंदूक कहां से आ गई, पुलिस आज तक इस नेक्सस को ही नहीं तोड़ पाई। ये मेरी कहानी नहीं है, ये यूपी पुलिस की कहानी है, क्यों हम पर गोली चला देते हैं। तो यूपी में कट्टा और बंदूक का बिजनेस अभी भी इतने जोरों पर है कि किसी भी आम अपराधी तक ये बड़े आराम से पहुंच जाता है। अब जब जितेंद्र की कुंडली खंगाली गई तो जितेंद्र की कुंडली के जब खंगाली जा रही थी तो पता लगा कि बेटे, जो जितेंद्र के पिता से जब बातचीत की गई तो पता लगा कि उनके जितेंद्र ने लव मैरिज कर रखा है, 5 महीने की बेटी भी है। बेंगलुरु से वो लौटा था और यहाँ पर आने के बाद उसने अपना ढाबा खोला था। और खुद उनके पिता का ये मानना है कि जो उनका बेटा जितेंद्र है वो गलत काम
नहीं कर सकता है। उन्हें क्या पता था कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। यहाँ पर जो बेटा जो मासूम समझा जा रहा है यही मेन आरोपी था, यही अपने दोस्तों को मोटिवेट कर रहा था गलत काम करने के लिए। और खुद उनके पिता कह रहे हैं कि जो मेरे बेटा है वो एक तरीके से मासूम है, वो अपने दोस्तों के बहकावे में आकर उसने सारा गलत काम किया है, बल्कि मेरा बेटा तो ऐसा नहीं है। तो इस गलत फहमी में अभी भी माँ बाप जी रहे हैं कि उनका बेटा जो नादान और मासूम दिख रहा था, शादीशुदा और बच्चों वाला दिख रहा था, असल में वही एक शैतान हैवान और इतना क्रूर है कि उसने जानबूझकर इन दोनों बच्चों को डरा धमका कर जंगल में ही छोड़ दिया। और इसलिए जब मीडिया वाले सवाल पूछते हैं कि क्या इससे पहले भी तुमने गंदा काम किया है, वो झिझकते हैं और हो ना हो इन्हें जरूर कुछ ना कुछ गलत काम किया होगा, तभी इनके हौसले इतने ज्यादा इस वक्त भी बुलंद थे और ये झिझक रहे हैं जवाब देने में। सोचिए इससे पहले भी उन्होंने किस तरीके का अगर काम किया होगा, तो इनके अंदर इसलिए डर भय नाम की कोई चीज थी ही नहीं। बगल में ढाबा था, जंगल दिखा, जंगल में दो मासूम बच्चे दिखे और वहीं पर उन्होंने सोचा कि इनका फायदा उठाया जाए। तो फिलहाल के लिए यूपी पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए इन्हें पकड़ा, एनकाउंटर किया, ठीक करवाया और फिर मीडिया वालों के सामने पेश किया। अब कोर्ट में भी इनकी पेशी होगी। लेकिन एक काबिल तारीफ है कि जिस 100 घंटे में हम पहले एक वीडियो में सवाल उठा चुके हैं कि क्या यूपी पुलिस क्यों अब तक नहीं पकड़ पा रही है, तो यूपी पुलिस लगातार दिन और रात एक कर कर इन अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, उनका एनकाउंटर करती है और फिलहाल इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाता है। तो हमें लगा कि इस खबर को आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि हम परफेक्ट क्राइम करके बच जाएंगे, हम कोई भी क्राइम करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और निकल जाएंगे, तो ऐसी गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि यूपी पुलिस आपको पताल से भी ढूंढ कर बाहर निकालेगी। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।